मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम करेंगे प्योरीफिकेशंस ऑफ, जो पिछली बार मैंने छोड़ दिया था ये सोच के कि स्कूल में हम लोग इनको बाद में कर लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो रिएक्शंस थे वो मतलब आपका ऑफलाइन हो जाते। ठीक है, बट आज हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब अब हम इसको भी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं, तो इनको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी जो है वो उनमें होती है, डिज़ोल्व और अनडिज़ोल्व। तो जो इम्प्योरिटीज़ है इनको हमने जो है वो पहले क्या करना है, इनको रिमूव करना है। तो जो हमारे पास देयर आर सो मेनी मेथड्स। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जैसा नेचर नहीं होता है, कईयों का नेचर कुछ है, कई किसी में डिज़ोल्व होते हैं, कई सब्लिमेशन करते हैं, कई जो है वो सॉलिडिफाई होते हैं, कई लिक्विड होते हैं। तो उन सबको डिफरेंटली हमने कैसे प्योरीफाई करना है, इसके लिए सम कॉमन मेथड्स हैं हमारे पास। जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं उसमें से हमारे पास फिल्ट्रेशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, स्टीम डिस्टिलेशन है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस है, क्रोमेटोग्राफी है। ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। तो इनको हम कंपाउंड्स को जो प्योरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, बट दे आर द कॉमन मेथड्स बाय विच वी कैन प्योरीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन जो है ये मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई ज़्यादा हमारे पास मतलब टफ़ चीज़ नहीं है। इस प्रोसेस में हम यूज़ टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट इन गिवन सॉल्वेंट। मतलब हम जब किसी जो हमारे पास जो है वो जो आपके पास जिसको हमने प्योरीफाई करना है, तो उसको हम डिज़ोल्व करेंगे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, और जिसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट जो है वो जो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे सॉल्वेंट में, वो फिल्टर में रह जाएंगे, और जो जो आपके जो सॉल्युबल हैं वो किस में रह जाएंगे, आपके सॉल्वेंट में चले जाएंगे, और उसको हम वेपराइज कर लेंगे, और उससे जो है हम उस मेथड से हम इसको जो है वो प्योरीफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड यूरिया। अगर हम मिक्सचर, ये आपको ज़रूर आना चाहिए कि किन को हम किस मेथड से जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड है, एंड यूरिया ये भी ऑर्गेनिक है, बट एक है आपके पास सॉल्युबल इन वाटर और एक सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। तो यूरिया जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो जब हम इस मिक्सचर्स को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो क्या होगा, नेफ्थलीन बॉल जो है, मतलब जो उसका जो मिक्सचर है वो उसमें इनसॉल्युबल रहेगा, और जो आपका जो यूरिया है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हम दोनों को सेपरेट कर देंगे बाय, आपको पता है ये अब आपको इतना तो फ़नल आपने लैब में आप गए हुए हैं, आपको दिखाई है फ़नल क्या होती है। फ़नल में हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर को 4 फोल्ड कर लेते हैं, और उसको फिर ऐसे जो है उसमें फ़नल में सेट कर देते हैं 4 फोल्ड करके, है ना। जिस सोल्यूशन को हमने प्योरीफाई करना है उसको हम इसमें से डाल देंगे, और जो है वो यहाँ पे हम जो है बीकर रख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर सपोज़ ये नेफ्थलीन एंड यूरिया का मिक्सचर है, तो यूरिया जो है वो पानी में आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पानी के साथ सॉल्वेंट, और आपका जो नेफ्थलीन है वो यहाँ रह जाएगा ऊपर, इसके फ़िल्टर पेपर में नेफ्थलीन जो है वो ऊपर रह जाएंगी। तो इसलिए हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। यूरिया को फिर हम पानी से सेपरेट कर लेंगे बाय इवेपोरेशन। तो ये मेथड इसलिए ये ऐसे, इसी तरह से आपके पास मिक्सचर ऑफ एंथ्रासीन एंड बेंजोइक एसिड, ये भी फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपको दो कंपाउंड के नेचर का पता होना चाहिए। एंथ्रासीन इट इज़ नॉट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, बट ये आपका जो बेंजोइक एसिड है इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। तो सेम ऊपर वाले मेथड से जो है वो एंथ्रासीन जो है आपका फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगा, और बेंजोइक एसिड आपका जो है वो पानी में चला जाएगा, जिससे हम इनको जो है फ़िल्टर करने के लिए हम जो है वो अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कर सकते हैं, जिसको हम बकनर फ़नल बोलते हैं, या एंड वाटर सक्शन पंप से हम इसको जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपके पास एक रिक्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि नंबर सेकेंड पॉइंट है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि आपके पास यू कैन से इट इज़ सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग कि जो आपके पास सॉलिड्स हैं ऑलरेडी उनको हम डिज़ोल्व करते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ योर वाटर, और मे बी अगर इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देन वी कैन टेक द दैट योर
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक योर कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइक योर carbon disulfides or many others like your aniline, your benzene etc. ओके तो इसमें आपके पास बेटा सबसे पहले हम सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब कि हमने जो लिया उसको क्रिस्टलाइजेशन में, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स कि पहले भी वो सॉलिड लम्प्स में है, तो उनको हम पहले क्या करेंगे, पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, उनको पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको जो है डिज़ोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्वेंट में, जिसमें भी वो डिज़ोल्व होता है। ठीक है, डिज़ोल्व कर दिया। अब इसको डिज़ोल्व कर दिया और फिर इसमें भी हम सबसे पहले जो है फ़िल्ट्रेशन करेंगे। फ़िल्ट्रेशंस के लिए फ़िल्टर करने के बाद हम उस जो आपका जो सोल्यूशन है, जो फ़िल्टरेट है ना, फ़िल्टरेट बोलते हैं जो फ़िल्टर करके आता है, तो उसमें जो है उसको हम हीट करेंगे। हीट हम इसको जो है वो मे बी जेंटल हीटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट हीटिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो किस नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको जो है हीट करेंगे। हीट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बहुत देर तक बॉयल करोगे तो वो जो है वो उसके पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और ये जो क्रिस्टलाइजेशन है इट इज़ इसमें जो है वो कि जो कंपाउंड है वो उसको हम क्या करेंगे कि पानी में घोला, फिर उसमें क्या होगा कि कुछ जो है कईयों की क्रिस्टलाइजेशन जो है वो पहले हो जाती है, कई जो है वो बाद में, मतलब जो जिसकी इसमें जो प्रिंसिपल है दैट इज़ डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इम्प्योरिटी इन द सुटेबल सॉल्वेंट्स। तो जो जिसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी है ना, वो क्या रहेगा, पानी में रहेगा, और जिसकी सॉलिबिलिटी कम होगी वो जो क्या कर जाएगा, कम वो क्रिस्टलाइज कर जाएगा उससे पहले, है ना। तो उससे इस मेथड से हम जो उसको जो है वो हीट किया, हीट करने के बाद जो है हम उसको कूल करेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद जो है उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए रखने के बाद हम उसको जो है वो उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद उसको जो लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं मदर लिक्विड, और जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जैसे इस मेथड से हम शुगर और सॉल्ट को शुगर और सॉल्ट का अगर सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, दोनों को पानी में घोलेंगे। ठीक है, और इसमें हम जो है वो इट कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं, मतलब हम अल्कोहल में इसको जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं, बट अल्कोहल में इसको किया। तो अल्कोहल में क्या है कि शुगर विल बी डिज़ोल्व वेयर कॉमन सॉल्ट जो है रिमेन इनसॉल्युबल, वो उसमें इनसॉल्युबल रहेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर कर लिया, फ़िल्टर के बाद जो है उसको जो है हीट किया, हीट के बाद उसको फिर से कूल किया, और उसमें जो है क्रिस्टलाइजेशन, तभी इसको रिक्रिस्टलाइजेशन जो है वो वर्ड बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्रिस्टल को हम सेपरेट कर लेंगे। क्या होगा कि सारा का सारा जो आपका जो लिक्विड है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या होता है, जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको दिख जाएंगे, और उसमें जो लिक्विड रह जाएगा उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। क्या बोलते हैं उसको, मदर लिक्विड बोलते हैं उसको। तो मदर लिक्विड से हमने उसको सेपरेट कर देना, उसको डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर हम ड्राई करेंगे। कैसे ड्राई करते हैं क्रिस्टल्स को, जस्ट पुटिंग द क्रिस्टल्स इन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, उसके फिल्टर पेपर के फोल्ड में रखेंगे, और उसके बाद हल्के हल्के प्रेस करेंगे और वो सूख जाएगा। उसके बाद हम इसके बाद जो लेटर प्रोसेस है, जो आफ्टर वर्ड प्रोसेस है, दैट इज़ यू कैन पुट इट इन ओवन एंड ड्राइड इट फाइनली, बट इन जनरल प्रैक्टिस वी ड्राइड देम इन द ओपन एयर। आगे आपके पास सम टाइम क्या होता है कि उसमें कलर क्रिस्टल्स के कलर, जैसे चीनी आपके कलरलेस है तो उसके कलर रह जाता है, तो उसको हम इस प्रोसेस को दोबारा से उसको उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो डालेंगे, जिसमें पहले डाला था, जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल में डाला था, एंड देन पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ एनिमल चारकोल is remove all the color pigmentation from the solution and make it very pure. ओके, तो इस तरह से हम जो है वो इनको कर सकते हैं। आगे आपके पास एक अनदर प्रोसेस है जिसके साथ हम इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है वो कर सकते हैं, दैट इज़ योर सब्लिमेशन। क्या है वो, सब्लिमेशन। आपको पता है जो कंपाउंड जो है वो कई कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो जो है वो सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, सब्लिमेशन। हीट करेंगे तो वो जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब हम कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो सब्सटेंसेस होती हैं जो सब्लिम करते हैं उनको हम सब्लिमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम, सब्लिमेबल बोलते हैं, और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन।
प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन प्रोसेस इज क्या बोलते हैं, यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल। क्या ऑब्वियसली क्या होगा, हम उनमें से उसको कर सकते हैं जो वोलेटाइल होंगे और नॉन वोलेटाइल होंगे। इसके लिए करते क्या है, इसके लिए हम एक बेटा इसको जो है वो सैंड बाथ में भी कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द योर नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम विच यू आर गोइंग टू बी सेपरेटेड, यू आर गोइंग टू सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। तो ये सपोज हमने ये जो है पोर्सलिन की एक वो ले ली, और यहाँ पे आपने सैंड और वाटर कोई भी ले लिया, क्या ले लिया, सैंड एंड वाटर, ठीक है। तो सैंड एंड वाटर लिया, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो रखना है, ऐसे देख लीजिए, इसको जो है वो हमने ये लगा दी, इसको वायर गॉज बोलते हैं जो मैंने क्रॉस किया है। और ये आपके पास, और यहाँ पे हमने लैंप ले लिया इसमें, बंसन बर्नर कोई भी लैंप आपने ले लिया इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक आपने जो है परफोरेटेड फिल्टर लगाना है। यहाँ पे आपने मिक्सचर ले लिया, एक सब्लिम और एक नॉन सब्लिम, जो भी था आपके पास उसका ले लिया हमने। तो सब्लिमेबल आपके पास कैम्फर है, नेफ्थलीन है। सब्लिमेबल कौन कौन से होते हैं, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, बेंजोइक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लगा दिया परफोरेटेड जो है वो फिल्टर लगा दिया, परफोरेटेड फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, फनल ली और उसको जो है वो अपसाइड डाउन लगा दिया, उल्टी करके लगा दी, और यहाँ पे इसको प्लग कर दिया, इसके स्टेम को प्लग कर दिया विद कॉटन प्लग कर दिया हमने इसको, कॉटन प्लग, ओके। तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करते हैं बेटा, ऐसे पूरी तरह ढकी होनी चाहिए ये फनल, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होगा, जो आपका सब्लिमेबल है वो जो है सीधा डायरेक्ट जो है उड़ जाएगा, और वो कहाँ स्टिक कर जाएगा, फिर आपके फनल की दीवारों पे यहाँ स्टिक कर जाएगा, ओके। तो इसका मतलब है, और जो नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है वो नीचे रह जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने कैम्फर और सॉल्ट का जो है वो मिक्सचर को सेपरेट करना है, और कैम्फर और शुगर को सेपरेट आउट करना है, और मेनी अदर विच आर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़। तो वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ जो है वो यहाँ रह जाएगी आपकी चाइना डिश में, और आपके जो है वो चले जाएंगे ऊपर, कौन से, जो सब्लिमेबल्स हैं। तो इस तरह से इस मेथड से हम जो सब्लिमेबल्स हैं दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज़, ओके। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पता डिस्टिलेशन जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बट हैविंग liquids which boils without decomposition at its boiling point। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जो है वो डिकम्पोज कर जाती है, मतलब टूट जाती हैं, तो डिकम्पोज नहीं होने चाहिए। तो ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सब्लिम डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उनको हम जो है सेपरेट करते हैं। और सेकेंडली, जो दो मिक्सचर हैं, जो भी लिक्विड्स हैं, उनमें बॉइलिंग पॉइंट में जितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, 100 से ज़्यादा डिफरेंस होगा, उनको हम इस मेथड से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। होता क्या है डिस्टिलेशन, सिंपली कि आपने जो है वो लिक्विड्स को इवेपोरेट करना है, उसको जो है कंडेंस करना है, क्योंकि इवेपोरेशन में प्योर लिक्विड जाएगा, उसको कंडेंस करना है सॉरी, कंडेंस करना है। जब कूलिंग करेंगे तो उसके बाद वो ठंडा होकर प्योर मिलेगा। और आपका जो दूसरे वाला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं है, वो कहाँ रह जाएगा, आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपकी डिस्टिलेशन फ्लास्क होती है बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क है, ओके। और ये जो है यहाँ पे इसमें जो है वो थर्मामीटर लगाया हुआ इधर, जस्ट फॉर चेकिंग द टेम्परेचर। और यहाँ पे बाकी तो इसमें जो है उनकी इसको जो है क्लैंप स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो वो तो स्टैंड है ओनली, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे इसको रखने के लिए स्टैंड है ना। और यहाँ पे आपने इसको बर्नर की सहायता से इसको जो है वो आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ओके। तो इस तरह से आपके पास है ये,
और बर्नर जो है वो ऐसे ऐसे आप बना दीजिए ये। और यहाँ पे आपके पास जो है वो थोड़ा सा ये कॉर्क है और यहाँ से जो है एक आपने आउटलेट रखना है जहाँ से आपकी जो है वो डिलीवरी ट्यूब जो है लगेगी। अब डिलीवरी ट्यूब को जो है अटैच करना है विद ले डिग कंडेंसर, जिसको बोलते हैं ले बिग कंडेंसर, ले डिग भी बोलते हैं, ले बिग भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो ले बिग कंडेंसर्स के साथ इसको कनेक्ट करना है ये, ठीक है। ये ट्यूब जो है वो ऐसे चली जाएगी, जो डिलीवरी ट्यूब है ऐसे, और इसको जो है वो इस तरह से हमने जो है वो इसमें ठंडा पानी जो है वो इसमें सर्कुलेट करना है, जो आपकी ये जो बाहर जो हमने वो किया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके वेपर्स ठंडे होंगे और वो कूल होके जो है वो उनको हम रिसीवर में किसी उसमें जो है कलेक्ट कर लेंगे, जैसे ऐसे करके। और यहाँ पे हमने इसको कलेक्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर डाला जिनका बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और उनको जो है हीट किया। अब कौन कौन से मिक्सचर्स हो सकते हैं ऐसे, आपके पास जो है मिक्सचर्स हो सकते हैं क्लोरोफॉर्म का मैं फार्मूला लिखूँगी, अब आपको क्लोरोफॉर्म जो है फार्मूला आना चाहिए। एंड एनिलीन भी आपने लिख ली है, C6 ऐसे C6H5NH2 एनिलीन का फार्मूला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वो 334 केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन जो है वो 457 है। तो देखो दोनों में डिफरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 308, एंड टॉल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट है 384 केल्विन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद आपके पास जो है वो बेंजीन ले ली, C6H6 इधर ले लेती हूँ मैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो है वो है 353 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 457। तो इस तरह के जो लिक्विड्स हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट जो है का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, उनको हम सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे दो मिक्सचर ले लिए, सपोज आपने क्लोरोफॉर्म और एनिलीन ले लिया। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़ लेस देन दैट ऑफ योर एनिलीन। तो ये करेगा, बॉयल कर जाएगा इससे पहले, मतलब हमें पता है 334 पे जो है इसने बॉयल कर जाना है, तो हम 334 तक ही टेम्परेचर रखेंगे अपनी हीट का, उससे ज़्यादा हम हीट नहीं करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि इन 334 पे हमारा जो ज़्यादातर इनके जो है शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, सम टाइम नहीं भी होते हैं। तो इसमें ये जो है वो बॉयल करके जो है वो यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे लेबिक कंडेंसर आपका लगाया हुआ है, कौन लगाया है, लेबिक कंडेंसर है। तो ये क्या करेगा, कंडेंसर मतलब इसको ठंडा करने के लिए, तो ये ठंडा करेगा और ये इसमें आपके पास ठंडा होकर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो है रिसीवर में जो होगा कंपाउंड वो लो बॉइलिंग, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो, और इधर कौन रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, कौन, C6H5 एनिलीन रह जाएगी। इस तरह से हम इन कंपाउंड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी वैसी की वैसी है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, जैसे लेस देन 8 और लेस देन 20 और 30, इससे कम अगर होगा, ठीक है, तो उनको हम यूज़ करते हैं। वैसे मैंने एक और था लेस देन 50 मैंने कहीं पढ़ा था, पर यहाँ पे आपकी बुक ने जो है वो नहीं दिया हुआ, मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, तो उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो की कैसे जाती है वो हमने देखना है। इसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इसमें क्या है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसके लिए हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं, जो आपकी बुक में डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स दिए हुए हैं, कोई पीयर शेप है उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, ये ना ये डिस्टिलेशन कॉलम है, ये वाला, इसको थोड़ा सा उसने जो है अलग से जो है वो बनाया गया है, ये डिस्टिलेशन कॉलम है ये वाला जिसको मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको जो है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो जो है वो, ताकि वो
जो वेपर्स हैं, उड़ते हुए वेपर्स को जो है रोक के ऑब्स्ट्रक्ट करे। तो उस ऑब्स्ट्रक्शंस को रोकने के लिए हमारे पास कई तरह के जो हैं वो ये होते हैं। जैसे एक ये मैंने बना दिया, ये जैसे इसी को बनाऊंगी, बाकी आप बुक में देख लेना, ठीक है। कोई आपके ग्लास बीड्स उसके साथ चिपकाए होते हैं, उसका सरफेस एरिया उसका बढ़ा देते हैं, प्लस उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो पैदा होगी। तो लेट अस सपोज आपके पास हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाना है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो डिस्टिलेशन फ्लास्क थी उसमें अब हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को लगा देंगे। ये पीएस शेप वाला मैंने लिया। यहाँ पे ओपनिंग है, जैसे आपको लग रही है बंद नहीं है, ये ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ से वेपर जा सकते हैं इस तरह से। तो उसके कॉलम में हमने ये क्या डाल दिया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो डाल दिया, ठीक है। बाकी आपका सब सेम वैसी तरह होगी, ये ऐसे। और इसको यहाँ पे जो है वो वही चीज़ है कि इसको हमने क्या करना है, इसके साथ जो है वो कर देना है। और इसमें जो है आपने ऑयल बाथ, वाटर बाथ, सैंड बाथ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि जब भी हम ऐसी हीटिंग करते हैं, डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, उसको जेंटल हीटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने लिक्विड ले लिया है जिसको आपने हीट करना है, मिक्सचर। और मिक्सचर कौन सा लेना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम होगा। और इधर से आपने जो है वो फ्लेम लगा देनी है, ऐसे और ऐसे, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपने वही इसके लिए जो है वो डिलीवरी ट्यूब के लिए जगह छोड़नी है। डिलीवरी ट्यूब जो है वो यहाँ से, ठहरो, यहाँ नहीं लगेगी, ऐसे जहाँ पे ये ख़त्म होगी वहाँ पे होगी ऊपर। इस तरह से यहाँ पे ये, और यहाँ से लगेगी फिर आपकी डिलीवरी ट्यूब। बाकी इधर को वो लेविंग कंडेंसर वैसा का वैसा ही लगाना है। और इसको हमने कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसका क्या क्या रोल है इसमें आपके ये, ठीक है। तो ये इसका क्या रोल है कि जब जैसे इसमें होते कौन है जिनका बहुत ही कम आपस में डिफरेंस हो, है ना। तो इसमें आपने ले लिया, जैसे एसीटोन ले लिया, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 330 है। कितने, 330 केल्विन। और आपके मिथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 338 है। दोनों में डिफरेंस कितना है, ओनली 8 का। तो जैसे बहुत कम डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जो है, इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जो है सेपरेट करते हैं। इवन दिस जो टेक्निक है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेट द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़। क्रूड ऑयल्स हैं हमारे, उनको डिफरेंट उसमें जो हमने सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही होती है। वो फ़र्क क्या है दोनों में, क्या होगा बेटा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है उसको हम बोलते हैं हाई बॉइलिंग लिक्विड। मतलब हाई बॉइलिंग लिक्विड मतलब कि वो ज़्यादा बॉयल कर जाते हैं। और उसका जो हाईली बॉइलिंग लिक्विड, ऐसा लिखा होगा आपकी बुक में। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो है लो बॉइलिंग लिक्विड या और हाई बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। जो मतलब जो वो लिक्विड जो है ज़्यादा बॉयल करेंगे, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो क्या है कि जब ये हम हीट करेंगे तो जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ऐसे समझ लो अगर आपको ये है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा। और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना क्लोज है कि दोनों, जब हम नॉर्मल डिस्टिलेशन करते हैं तो दोनों के वेपर जो है उड़ेंगे और दोनों के द्वारा से मिक्सचर बन जाएगा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमने यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है कि जैसे आपका लिक्विड जो उड़ेगा, कौन उड़ेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो उड़ेगा।
और वो जब ऊपर जाएगा तो इन दीवारों से टकराएगा। ये जैसे इस दीवार से ऐसे गया तो ऊपर से टकराएगा, और टकरा के जो है आपको पता है कंडेंसेशन होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, वो उनकी एनर्जी लूज़ करते हैं। तो जो एनर्जी वो लूज़ करेंगे, है ना, वो एनर्जी जो है वो क्या करेंगे, वो जो आपका जो ज़्यादा जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसके बाद वो भी आने शुरू होएगा, तो वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और वो उनको जो है दे कीप देम इन वेपर फेज, एंड वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे आपके रिसीवर में, और वो जो है वो वहाँ से पास करके जो यहाँ चले जाएंगे। मतलब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो एसीटोन यहाँ कलेक्ट होगा, और आपके जो रिसीवर में जो है वो आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है वो मिथाइल अल्कोहल कलेक्ट होगा। ये डिफरेंस है, क्यों ऐसा होता है।